शहर दर शहर सीरीज़ में आपका बहुत स्वागत है। आज आपके सामने प्रस्तुत है भाग 2। शीर्षक है गली मोहल्लों में धड़कती ज़िंदगी। गली बंद भी थी और तंग भी। बीचों बीच एक खुली नाली बहती थी जिसके दोनों तरफ चलने भर की जगह थी, इतनी कि एक बार में लगभग अगल बगल दो नहीं सिर्फ एक ही आदमी चल सकता था। नाली पर अक्सर गली के दड़बे नुमा घरों का कोई बच्चा हाजत रफ़ा करने के लिए इत्मीनान से बैठा नजर आता था। कहने को गली पर असलियत में लगभग मोहल्ला, जिसमें बड़े रिहायशी घर तो ही थे, आखिरी सिरे पर आमने सामने। एक कुछ ज़्यादा बड़ा लाला जौहरी मल का, फ़िलहाल सुविधा के लिए यही उनका असली नाम मान लेते हैं। दूसरा नत्थू कोड़िए का, जिसका पूरा नाम नत्थू मल था शायद। थे वे भी छोटे मोटे सेठ ही। कपड़े की कोठी थी उनकी। तब थोक के व्यापारियों के ठिकाने या गद्दियाँ कोठी कहलाती थी। वैसे बंगले नुमा कोठियों से इनका कुछ लेना देना नहीं था, और या कोठे या कोठा का स्त्रीलिंग भी नहीं था, क्योंकि कोठा बाई का होता था और कोठी थोक के व्यापारी सेठ की। बहरहाल सेठ नत्थूमल कोड़िए इसलिए कहलाने लगे क्योंकि उनकी आधी त्वचा पर सफ़ेद दाग थे, जो उस समय कोढ़ कहलाते थे और छुतहा बीमारी का प्रकट रूप समझे जाते थे। वर्षों बाद इस छुतहेपन की भ्रांति से निजात मिली। इस बात का जिक्र इसलिए करना ज़रूरी है कि दोनों परिवारों के आपसी संबंध में इसी एक वजह से घनिष्ठता नहीं बढ़ पाई। यूँ नत्थूमल की जवान बेटी के साथ सेठ जौहरी मल के तीसरे बेटे ने ऊपरी मंजिल की खिड़की से आंख लड़ौल संबंध साध लिया था। जो कि तेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है वाला फिल्मी गीत तब तक रचा नहीं गया था। अलबत्ता इसका विभावन व्यापार गली गली संपन्न होता नजर आता था। खिड़कियों, दरवाज़ों से या गली से आते जाते ताक झांक करते हुए कमसिन उम्र के ऐसे प्रेम की पेंगें बढ़ाने का या उस समय का अपना अंदाज था, जो अक्सर परवान चढ़ने से पहले ही विफल होने के लिए अभिशप्त रहता था। पर नाबालिग पीढ़ी के बालिग होने की रफ्तार ऐसे संबंधों की काल्पनिक मिलन और वास्तविक विरहानुभूतियों से कुछ तेज जरूर हो जाती थी। लाला जी अपने नाम के अनुरूप शहर के बड़े नामी जौहरी थे। दरीबा कलां की सबसे बड़ी 3 दर की जेवरात की दुकान के मालिक। दुकान चांदनी चौक वाले सिरे से घुसते ही 5-7 दुकानें छोड़कर दाएं हाथ पर थी। एक छोटी दुकान पर भी थी दर की, किनारी बाजार के ज़रा पहले बाएं हाथ पर। लाला जी ने 2 दुकानें शायद कुनबे के विस्तार की दृष्टि से खोली थी। कुछ बरस और जीते और ज़्यादातर बेटे नालायक नहीं निकलते तो दुकानों का विस्तार चेन स्टोर्स की शक्ल में होता। व्यापार बुद्धि निश्चित रूप से अच्छी खासी रही होगी। अपने संपन्न पिता के 11 बच्चों में से यह अकेला जीवित बेटा किस कारण पिता से बगावत करके घर से भाग निकला, इसका कोई प्रामाणिक पाठ घर वालों के पास नहीं था। मालूम बस इतना था कि उसने घर से भागकर दरीबा कला में ही किसी चांदी वाले की दुकान पर चांदी के बर्तन जेवर धोने चमकाने की नौकरी कर ली थी। उस नौकरी से जवाहरात के प्रतिष्ठित व्यापारी की हैसियत के बीच के सोपानों का जिक्र परिवार में लगभग वर्जित मान लिया गया था। उन्हीं की तीसरी पत्नी की 4 संतानों में से 2 भाइयों के बीच की दूसरी संतान के रूप में मैंने होश संभाला। चौथी बहन के जन्म के एक ही वर्ष के बाद लाला जी का स्वर्गवास हो गया। कुलीनता का प्रमाण यह था कि रिश्तेदारी हैसियतदार संपन्न घरानों से थी। सभी की रिहाइश आसपास के गली मोहल्लों में थी। 30 त्योहार, शादी, बारात में बराबरी का व्यवहार चलता था। इसलिए परिवारों के जीवन खासे भरे पूरे थे। परिवार नियोजन का कोई मसला था ही नहीं। इसलिए परिवारों में खुशी गम के अवसरों की कमी कभी नहीं रहती थी। सार्वजनिक संचार माध्यम मुख्य रूप से 2 ही थे, एक डिब्बानुमा रेडियो और दूसरा अखबार। अखबार ज़्यादातर उर्दू का ही आता था। शहर में वही शाइस्ता पहले ज़बान समझी जाती थी और हिंदी लिखने पढ़ने से ज़्यादा बोलने की घरेलू भाषा। अंग्रेज़ी जानने वाले वयस्क ज़्यादातर कायस्थ परिवारों में थे। वे या तो नौकरी पेशा लोग थे या फिर वकील मुंशी। पहली स्थिति के लिए अंग्रेज़ी जानना ज़रूरी था और दूसरी के लिए उर्दू। अंग्रेज़ी का अखबार पढ़ने का चलन हो चला था। पढ़े लिखे परिवारों में रहा होगा, पर
व्यापारी लाला लोगों के परिवारों में तो प्रायः उर्दू का अखबार ही आता था, जिसे पढ़ने का हक या ज़रूरत परिवार के मुखिया की ही समझी जाती थी। महिलाओं और वयस्क बच्चों का अखबार से कोई रिश्ता जैसा था ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के नाम पर दूसरे विश्व युद्ध से संबंधित सुर्खियां और अंतर्देशीय खबरों में कोई हादसानुमा खबर गाहे बगाहे रुचि का विषय बन जाती थी। एक और क्षेत्र था जिसमें सबकी दिलचस्पी रहती, स्वाधीनता आंदोलन की गतिविधियां, जिसके प्रमुख आकर्षण थे महात्मा गांधी। इसके समानांतर आर्य समाज के सुधारवादी कार्यक्रमों का प्रभाव भी जनमानस पर काफ़ी था। चांदनी चौक से जरा हटकर मोती टॉकीज के पीछे एक भव्य इमारत थी। नाम था दीवान हॉल। नीचे की मंजिल में एक बड़ा हॉल था जिसमें नियमित हवन होते, प्रवचनों का आयोजन किया जाता, आवश्यकता पड़ने पर विधवा विवाह और शुद्धि के कार्य भी संपन्न होते, जिनकी चर्चा भद्र समाज में बड़े आदर भाव से की जाती थी। इन सब बातों की खबरें मुंह दर मुंह बनती बिगड़ती प्रचारित होती रहती। पुरुष वर्ग में इनका केंद्र बाजार मोहल्ला था और स्त्रियों की बदकही का सबसे सुरक्षित स्थल मंदिरों के आंगन चबूतरे, जहां जाने पर परिवार से कोई बाधा आड़े नहीं आती थी, या फिर रिश्तेदारी में खुशी गम से जुड़े अवसर। इन सब के अलावा सूचना प्रसार का एक और दिलचस्प जरिया था घर का नाई। घर का मतलब घर से संबद्ध। हर बिरादरी के अपने अपने मोहल्लों के घरों के साथ दो व्यक्ति जुड़े रहते, एक नाई और दूसरा ब्राह्मण। पंडित जी का आगमन तो शादी ब्याह जन्म मरण पर रस्मों की अदायगी से निमित्त होता, पर नाई के घर की स्थिति बड़ी दिलचस्प थी। वह घर का भेदिया, खबरी, केश कर्तक और पंडित जी की तरह हर रस्म से संबद्ध, ऑल इन वन, लगभग संस्थावत किसी न किसी बहाने अपनी उपस्थिति दर्ज किए रहता। शादियों के निमंत्रण पत्र तक नहीं छपते थे। शहर के बाहर चिट्ठी पत्री से और शहर के भीतर नाई नामक संचार माध्यम से खबर घर घर पहुंचाई जाती। ऐसी जीती जागती डाक के न पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता था। लड़के की बारात का निमंत्रण देने वह डलिया में सुपारियां लेकर जाता। आमंत्रण पूरे घर को, पर आमंत्रित परिवार से अपने व्यवहार के हिसाब से गिनती की सुपारियां उठाकर अपने घर से शरीक होने वालों की संख्या का संकेत कर देता। बारातियों की संख्या तय करने का यह उस जमाने का अपना तरीका था। स्त्रियां बारात में नहीं जाती थीं। उनकी भूमिका बहू के घर आने पर आरंभ होती थी। मौत की खबर भी निकट संबंधियों को छोड़कर घर घर नहीं पहुंचाई जाती थी। उस अवसर पर भी नाई की भूमिका केंद्रीय रहती थी। पहली खबर उसे ही मिलती और फिर वह कंधे पर अंगोछा डालकर निकलता। हर चौरस्ते के मुहाने पर या मकानों की सघनता जहाँ ज़्यादा हो, वहाँ खड़ा होकर वह बुलंद आवाज़ में मरने वाले के बाप दादा के हवाले से घोषणा करता। मरने वाले का जिक्र सिर्फ नाम से नहीं, अमुक का बेटा बेटी बहू जैसे रिश्ते से करते हुए अंत में आवाज़ खींच कर आलापी ढंग से खबर देता, काल कर गए। शास्त्रीय राग की तरह इस घोषणा की लय, ताल, सुर सब निश्चित थे। सुर उठाते ही घरों में सन्नाटा छा जाता। सारे कान उसी दिशा में एकाग्र हो जाते। कोई बुजुर्ग बड़बड़ाकर, अरे कोई गया, और मालिक या मालकिन किसी नौकर को मुकाम की तरफ दौड़ाकर तफसील जानने के लिए। आसपास के घरों की खिड़कियों से तत्काल चेहरे झांकने लगते। जाने वाले के बारे में वस्तुस्थिति यानी उम्र, हैसियत, परिवार, मृत्यु के कारण के हिसाब से टीका टिप्पणी के साथ मुर्दनी में शामिल होने की तैयारी शुरू हो जाती। खुशी हो या गम, हर घटना के साथ ऐसी अनुष्ठानिकता जुड़ी रहती जिसका निर्वाह बड़े धैर्य और भागीदारी के भाव से किया जाता था। कहना न होगा, मौत के बाद की रस्में भी बड़ी तफसील से संपन्न की जाती। उठावनी, तिरहवी और 40 दिन का स्यापा। मोहल्लेदारी से रिश्तेदारी तक सामाजिकता निभाने के ऐसे अवसर पूरे समाज को आपस में बांधे रखते। शहर की भौगोलिक संरचना ने इस संबंध निर्वाह को संभव बनाया था। हर मोहल्ला लगभग आत्मनिर्भर। कूंचा सेठ के भी भीतर एक वैद्य जी थे जिनका धर्मार्थ औषधालय वहीं एक सिरे की गली में जैन मंदिर से सटे आंगन नुमा बड़े से कमरे में चलता था। सिर पर बड़ा सा पगड़ बांधे वे प्रायः बंद गले का बुर्राक सफ़ेद शेरवानी नुमा कोट और धोती पहने रहते। बहुत सर्दी
में बंद कोट स्वदेशी गर्म कपड़े का सिला रहता। मुंह हमेशा तांबूल रंजित, चेहरे पर हल्के से चेचक के दाग, हाथ में चांदी की मूठ वाली छड़ी। बड़ा रौबीला व्यक्तित्व था उनका। इत्मीनान से फर्श में गांव तकिए के सहारे बैठे हुए लोगों को नब्ज देख देख कर दवा बांटा करते। भस्म की शक्ल में दवा की पुड़ियाँ, जिन्हें बीमारी के हिसाब से शहद, शरबत या मलाई में मिलाकर खाने की हिदायत। औषधालय दान के पैसे से चलता था। वैद्य कन्हैया लाल जी इलाज के लिए आने वाले अधिकांश परिवारों की अच्छी बुरी बातों के राजदार और सलाहकार की भूमिका भी निभाते, लगभग परिवारी जैसी। दूसरे सिरे पर कूंचे और गली अनार के संगम से जरा दाहिने हाथ मुड़कर हकीम जोरावर सिंह का दवाखाना था। हकीम साहब चुस्त मोरी के चूड़ीदार पैजामे और सलेटी भूरी अचकन में लैस बड़े सजीले जवान थे। बड़ी बड़ी मारक आँखें, सुतवा नाक और नोकदार मूछें, जिन पर हमेशा ताव दिए रहते। सिर पर किश्ती नुमा बाकी कुछ ऊंचे पहाड़ की टोपी। मुंह में सलीके से दबा पान, मुस्कान नुमा हंसी ऐसी कि कोई भी कुर्बान हो जाए। मगर क्या मजाल किसी के साथ कभी कोई बदफैली की हो। तरीका वही, नब्ज देखकर दवा देना। बच्चों में बड़े लोकप्रिय, क्योंकि दवाओं के साथ मिट्टी की छोटी सी प्याली में जो खमीरा देते वह प्रायः बीमारी के बहाने का कारण बन जाता। अभी अभी कुछ अर्क सौंफ पुदीना के, जिन्हें लेने पैदल की जद में आने वाले बाजार गुलियान में छोटे लाल अख्तार की दुकान तक जाना पड़ता। हकीम जी की दवाइयों के लिए कुछ भुगतान होता, बस 2-4 आने। ज़रूरत पड़ने पर वैद्य और हकीम दोनों ही घर पर भी मरीज को देखने आते। मालूम नहीं इसके लिए कोई फीस मुकर्रर थी या नहीं। जो होगी वह इतनी कि देने वाले पर उसका बोझ न पड़े, क्योंकि ऐसे बोझ की कभी चर्चा सुनी नहीं मैंने। बीमारी कुछ गंभीर होती और वैद्य हकीम के कब्जे नहीं आती तो डॉक्टर भी पहुंच के भीतर था। चांदनी चौक में वह दरीबा कला से निकलकर दाहिने हाथ पर 5-6 दुकानें छोड़कर डॉक्टर कपूर की डिस्पेंसरी थी। वे खुद बड़े खुशमिजाज, गोरे चिट्टे, पैंट कोट धारी, रौबीले इंसान थे। मामूली जुकाम खांसी से मलेरिया, मियादी बुखार, पोलियो, पीलिया, तपेदिक तक सब बीमारी के विशेषज्ञ। यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर टाँके लगाने जैसी छोटी मोटी सर्जरी को भी अंजाम देते। उनकी आमदनी का जरिया थे वे हल्के गहरे लाल गुलाबी रंग के मिक्सचर, जो उन्हीं की डिस्पेंसरी से 1-2 रुपए में मिलते थे। घर आने की फीस तय थी, जो शायद 2 रुपए के आसपास रही होगी। बहुत ज़रूरी होने पर कभी कभी रक्त, थूक, टट्टी पेशाब की लेबोरेटरी जांच के लिए भी दरीबे के ठीक सामने सीढ़ियाँ चढ़कर डॉक्टर SK सेन की बड़ी सी पैथ लैब थी। बोली बानी पारंपरिक धोती कुर्ते में सेठ सजे बंगाली मोशाय, बड़े शिष्ट मिष्टभाषी शालीन व्यक्ति। इन सबसे निराली हस्ती थी जर्राह अयूब खान की। दरीबे से निकलकर जामा मस्जिद की तरफ जाते हुए 50 गज की दूरी पर दाहिने हाथ मोहल्ला, छिपीवाड़ा और गली गुलियाँ मिलते थे। इसी संगम पर एक मकान की निचली में बाहर की तरफ खुलती 2 पत्थर सीढ़ियाँ चढ़कर अयूब खान की दुकान थी। छोटी मोटी फोड़ा फुंसी से लेकर बाल तोड़ और करबकिल जैसे गंभीर फोड़ों का शर्तिया इलाज था उनके पास। मोटे कागज़ और नलकियों में भरी भूरी काली मलहमों के फाये बना बना कर वे शरीर के प्रभावित हिस्सों पर लगाते जाते। ज़रूरत पड़ने पर नश्तर चीरा भी वहीं संपन्न हो जाता। मरीजों में बच्चों की संख्या ज़्यादा रहती थी। उनकी चीख पुकार और अयूब खां की अबे तबे वाली डांट फटकार के बीच इलाज संपन्न होता चलता। न एंटीबायोटिक, न स्टरलाइजेशन। नश्तर के वे फटे कपड़े से कसकर साफ करते और तेल की कुप्पी या मोमबत्ती की लौ में घुमा फिराकर उसकी शुद्धि हो जाती। इलाज पर खर्च वही इकन्नी दुकन्नी से 1 रुपया तक। चारों तरफ खत्री, जैन, बनियों और कायस्थों के परिवारों से घिरे मियाँ अयूब खां उस पूरे परिवेश का सहज हिस्सा थे। अपनी वेशभूषा, बोली बानी सबसे 16 आने मुसलमान दिखाई पड़ते, पर आसमान के मोहल्लों की सारी आबादी से उनका दुआ सलाम से कुछ अधिक आपसदारी का संबंध था। हर मोहल्ले की बनावट एक जैसी होती थी। कूचे गली के नुक्कड़ पर गर्मियों में टाट बुरादे में लपेटी सिल्ली से काट काट कर बर्फ़ के टुकड़े बेचता बर्फ़ वाला। वहीं किसी मकान की गली
में खुलती दुकान नुमा कोठरियों में से माचिस, चूरन और बच्चों की खट्टी मीठी गोलियों से लेकर रोज़मर्रा काम में आने वाली न जाने कितनी चीज़ें बेचती बिचाती। इन दुकानों में सबसे बड़ी खूबी थी परिवारों की सहज पहुंच के भीतर उनकी स्थिति। घर के नौकर या किसी बच्चे को ज़रूरत पड़ने पर सौदा लाने के लिए दौड़ा दिया जाता। रुपए में उस समय 100 पैसे नहीं, 16 आने, हर आने के 4 पैसे यानी कुल 64 पैसे होते थे। पैसे में भी 2 ढेले या 3 पाइयाँ हर सिक्के का मोल था। 1 या 2 पैसे की बर्फ़ घरों में सूरज चढ़ते ही मंगाकर बुरादे में दबा दी जाती या टाट के टुकड़े में लपेट कर रख दी जाती। कम से कम आधे दिन की ज़रूरत पूरे होने की उतना काफ़ी थी। सारी दोपहर गलियां खोमचे वालों की आवाज़ों से गूंजती रहती। याद नहीं कभी बच्चों को 1 या 2 पैसे से ज़्यादा कुछ दिया जाता हो। खोमचे, आवाज़ें, बच्चे, घर सब तय थे। आवाज़ सुनते ही बच्चे हवेलियों से बाहर चबूतरे पर पहुंच जाते और 1 पैसे में फ़ी धेले के हिसाब से 2 चीज़ों की प्राप्ति पर हवा हो लेते। न परिवार नियोजन कोई समस्या थी, न प्रदूषण। बिजली पानी 24 घंटे इफ्तरार था। हर जोड़े के 5-6 बच्चे होना आम बात थी। संयुक्त परिवारों की संख्या का इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है। खाते पीते परिवारों में 20-25 सदस्यों का खाना पाना पकना तो आम बात थी। खाना बनाता महाराज, तैयारी करती घर की बहुएं। खाने वालों के क्रम में सबसे पहले मर्द, उसके बाद औरतें, बीच में जहाँ तहाँ बच्चे। खाने की जगह भी तय। रसोई घर में चटाई या पटरों के सामने लगी चौकी पर थाली में महाराज खाना परोसकर आते जाओ, खाते जाओ, चलते जाओ की लय बांधकर सबको निपटा देता। खाने की कुर्सी मेज वाले अलग कमरे में तो बस अंग्रेज अफसरों और काले नौकरशाहों की शहर की बाहर वाली कोठियों में होते थे। शहर के घरों में तो कभी कभार कोई मेहमान आता तो जिसका मेहमान होता, खाना उसी के कमरे में चौकी लगाकर पहुंचा दिया जाता। खाने पीने का तौर तरीका, पाक कला, व्यंजन जातियों के हिसाब से बनिए, जैन, खत्री, कायस्थ, मुसलमान। शाकाहारी परिवार मांसाहारियों के जहाँ खाने पीने से यथासंभव परहेज करते थे। दिलचस्प बात यह थी कि बोली बानी, शब्द संपदा, उच्चारण सब में जातिगत और वंशगत संस्कारों के कारण ऐसा अंतर था कि मुंह खोलते ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वक्ता का कुल गोत्र क्या है। औरतों और मर्दों की ज़बान का फ़र्क अलग, चाहे तो इसे घरेलू और बाजारू ज़बान का फ़र्क कहा जा सकता है। ज़बान का अंतर पेशों के हिसाब से भी दिखाई पड़ता था। कोर्ट कचहरी की, दुकानदारी की, सरकारी दफ्तरों की, शिक्षा संस्थानों की, शब्द संपदा, वाक्य संरचना, बालाघात के अंतर से खड़ी बोली के न जाने कितने रूप प्रचलित थे। पर यह अंतर कुर स्वाहा के पात्रों में दिखाई पड़ने वाला अंतर नहीं था। जहाँ बम्बैया हिंदी पर मराठी, गुजराती, सिंधी जैसी तमाम भाषाओं की छाप से भाषा के रंग ही अलग हो जाते हैं, यहाँ एक ही खड़ी बोली तरह तरह के रूपों में नजर आती थी। दिल्ली की खड़ी बोली का एक दिलचस्प रूप करखनदारी है। इस रूप पर बहुत शोध प्रबंध लिखे जा चुके हैं। वाक्य के आगे पीछे अबे तबे या माँ बहन की जुड़ी गालियाँ के बंद कुछ ऐसे लगे रहते थे जैसे शहर के मनिहार महिलाओं को चूड़ियाँ पहनाते समय आगे पीछे 2 अतिरिक्त चूड़ियाँ लगा देते थे। ये बंद बाकी चूड़ियों से मेल भले ही नहीं खाए, पर उनके बिना जैसे चूड़ियाँ फबती नहीं थीं। यह करखनदारी भाषा प्रायः तांगे रेड़वे वालों की ज़बान पर और जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में इफराद से बेधड़क प्रयोग में लाई जाती थी। लगातार दोहराव से भाषा कैसे निरर्थक हो जाती है, इसका बेहतरीन नमूना थी यह ज़बान। गालियों से अलंकृत इस भाषा पर न कोई रोक टोक थी, न ही चौंकाने वाली जैसी कोई बात। यह बात अलग है कि जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में महिलाओं का आना जाना मजबूरी में ही होता था, जो कि भय का कोई स्पष्ट कारण नहीं था, पर उस इलाके का इतिहास इस संकोच का कारण था। सांप्रदायिक दंगे देश के बंटवारे से पहले दिल्ली में कभी हुए हों याद नहीं। व्यापारिक कारणों से हिंदू मुसलमान जनता के बीच खासी आपसदारी थी। अधिकांश व्यापारिक ठिकानों के मालिक हिंदू, पर शिल्पी और कारीगर ज़्यादातर मुसलमान। काम जेवरात बनाने का हो,
कपड़ों पर काशीदारी करने का या हाथी दांत और बर्तनों पर कारीगरी का अधिकांश हुनर मुसलमानों के हाथों में थे। इसलिए परस्पर निर्भरता भी मेलजोल का महत्वपूर्ण कारण थी। पर रिहायशी मोहल्लों का बंटवारा एकदम साफ था। चावड़ी बाजार के आगे उर्दू बाजार की दिशा में बढ़ते ही मुसलमानों की घनी बस्ती शुरू हो जाती थी। भूतिया महल, चितली कब्र, फराश खाना से होते हुए चांदनी महल तक इस आबादी के रिहायशी मोहल्ले थे। जामा मस्जिद की सीढ़ियों से सटी हुई छोटी छोटी दुकानें थीं, जिनमें कील कांटे औजारों से लेकर बड़े दुर्लभ मशीनी पुर्जे और चोरी किया हुआ माल बिकता था। आसपास के शहरों तक से लोग नायाब चीज़ों को लेकर दिल्ली में इसी तलाश से बखूबी कबाड़ी बाजार के चक्कर काटते थे। छोटी मोटी बातों को लेकर आए दिन मामूली झगड़ा फसाद या मारपीट हो जाना इस इलाके के लिए मामूली बात थी। हिंदुओं के मोहल्ले भी कोई बहुत दूर नहीं थे। मोटे तौर पर चावड़ी बाजार को विभाजन रेखा कहा जा सकता था, जो खुद लंबे समय तक वैश्याओं से आबाद था। नीचे दुकानों और ऊपर तवायफों के कोठे। दिन में निगाहें नीची किए बाजार में तिजारती सौदे होते थे, क्योंकि तब भी वह कागज़ की सबसे बड़ी मंडी थी। रात में दबे पांव दुनिया की नज़रों से आंख बचाते वही लोग वहां जाते जिन्हें किसी कोठे पर चढ़ना होता। सदी के चौथे दशक तक तवायफों की यह बस्ती विस्थापित करके पुनर्वास योजना के तहत जीबी रोड पर बसा दी गई, बिना किसी शोर शराबे के, क्योंकि पूरे नगरवासियों की इस विषय पर अनकही सहमति थी कि वैश्याओं को शरीफों के मोहल्लों से ज़रा दूर ही रहना चाहिए। उस समय की भौगोलिक बनावट के अनुसार जीबी रोड शहर के बाहरी हिस्सों में ही पड़ता था। पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली जाने के लिए भी इस सड़क से गुजरना कतई ज़रूरी नहीं था। यह बात चावड़ी बाजार के बारे में सही नहीं थी। इसके अलावा उस समय आसफ अली रोड की विशाल इमारतों का भी अता पता नहीं था। दरियागंज के दिल्ली गेट से अजमेरी गेट तक इरविन अस्पताल, अब जयप्रकाश नारायण अस्पताल को छोड़कर विराट सूनापन व्याप्त रहता था। लेकिन अजमेरी गेट से अंदर दाखिल होते ही पुराने शहर की वही चहल पहल भरी जिंदगी, अपनी भौगोलिक संरचना, अपनी रवायतें, जो दिल्ली की निजी पहचान थी। दिलचस्प है, गली मोहल्लों के शिरा जाल से रचा हुआ इलाका, जिसके एक तरफ तुर्कमान गेट के आसपास घनी मुस्लिम बस्ती है, अजमेरी गेट के पास वाली मस्जिद कुछ आगे बढ़ने पर मशहूर हकीम अब्दुल हमीद का हमदर्द दवाखाना, और उधर गेट के दाहिनी तरफ अब के जाकिर हुसैन कॉलेज, जो तब एंग्लो अरबिक कॉलेज था, की प्राचीन मुगल शैली की इमारत। जीबी रोड इसी कॉलेज की इमारत के बगल से अजमेरी गेट को अलग करके सीधे में बढ़ने वाली लंबी सड़क है, जो अंत में खाड़ी बावड़ी पर ख़त्म होती है। बहरहाल अजीबोगरीब बनावट थी अजमेरी गेट से भीतर आने पर बसागत की। अब उस सड़क पर हार्डवेयर और उसी किस्म के दूसरे सामान की थोक मार्केट है। सड़क सीधी हौजी खास पर आकर ख़त्म होती है। इस सड़क पर दाएं हाथ बीचों बीच अब मेट्रो का स्टेशन बना है, जो पूरे इलाके के लिए बहुत बड़ी नेमत है। हौज काजी नाम की किसी हद तक यहाँ की रिहाइश की प्रकृति की तरफ इशारा करता है। जहाँ सड़क खत्म होती है उसके ठीक सामने एक मस्जिद है। अनुमान किया जा सकता है कि इस चौराहे पर बीचों बीच मस्जिद से संबद्ध कोई बड़ा हौज रहा होगा। बाकी 3 सड़कों में से सीधी जाने वाली सड़क मशहूर चावड़ी बाजार है, जो आज भी कागज़ और कार्डों की सबसे बड़ी थोक मार्केट है। दूसरा अजूबा है चावड़ी बाजार के दाएं हाथ वाली सड़क बाजार सीताराम। हिंदुओं की घनी बस्ती होने के अलावा आज भी बाजार सीताराम दिल्ली की दावतों के विशेषज्ञ हलवाइयों के लिए मशहूर है। दिल्ली के महानगरीय विस्तार और सैकड़ों की संख्या में फैले तथाकथित केटर्स के हाथ में ठेठ दिल्ली की चाट पकवानों और विशिष्ट खाद्य सामग्री तैयार करने का वह हुनर है, जो सीताराम बाजार के पुश्त दर पुश्त चले आते इन हलवाइयों परिवारों के पास है। समय के साथ बाजारवाद का प्रभाव कीमतों और व्यवहार दोनों पर पड़ा है, पर आश्वस्त करने वाली बात यह है कि गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आई है। अलबत्ता मिजाज में व्यावसायिकता और नखरा ज़रूर बढ़ गया है। सीताराम बाज़ार में 2 चीज़ों के लिए बहुत मशहूर था, आज भी है, एक चाट और दूसरी कुल्फ़ी। बरसों तक शहर के बाहर
के केटर्स ने इस विशेषता का फ़ायदा उठाया। वे बड़ी दावतों में इन्हीं सीताराम बाज़ार से मंगाकर तिगुने दुगने दामों पर परोसते रहते। सूचना तंत्र के विज्ञापन धर्मी माहौल में बात देर सवेर उजागर हो गई। अब स्थिति यह है कि वहाँ के मशहूर कूड़ेमल मोहनलाल कुल्फ़ी वाले का विज्ञापन बड़े ठसके से अंग्रेज़ी के दैनिक अखबार में इस सुर्खी के साथ छपता है कि उन्होंने ही ऐश्वर्या अभिषेक की शादी में कुल्फ़ी सप्लाई की थी। यह पूछने पर कि कहाँ, किसने कौन सी कुल्फ़ी पसंद की, उनका जवाब था कि इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उनसे तो बस इवेंट वाले सज्जन ने मुंबई आकर कुल्फ़ी सप्लाई करने के लिए कहा और उन्होंने कर दी। अब इसे एक सदी पुरानी दुकान को जो अनिल शर्मा नाम के सज्जन चलाते हैं, उन्होंने पूरी प्रयोगवादी पद्धति से कुल्फ़ी के 60 से अधिक प्रकार ईजाद कर लिए हैं। कीमत है 20 से 25 रुपये। पर अब ये रिटेल में नहीं, केवल पहले से ऑर्डर मिलने पर ही कुल्फ़ी बेचते हैं, थोक में। चाहे तो इनका पता और मोबाइल नंबर दोनों बाकायदा उपलब्ध है। सीताराम बाज़ार एक और बात के लिए मशहूर है। वहाँ तमाम पुरानी दिल्ली के जमे हुए परिवारों के अलावा अच्छी खासी संख्या में कश्मीरी पंडितों के परिवार हैं जो कि समय विस्थापित होकर यहाँ आ बसे थे। कमला नेहरू का परिवार भी उन्हीं में था, जिन्हें ब्याहने के लिए जवाहरलाल नेहरू की बारात इसी सीताराम बाज़ार में आई थी। इस दृष्टि से इस बाज़ार का ऐतिहासिक महत्व है। चावड़ी बाज़ार के बाईं तरफ जो सड़क इस चौराहे से शुरू होकर अंदर की तरफ चांदनी चौक के बाज़ार बल्ली मारान तक जाती है, उसे लाल कुआं कहते हैं। इस सड़क का यह नाम क्यों पड़ा, ज़रूरी कोई बात रही होगी, पर ख़ास बात है इसकी रिहायशी संरचना की। इस लंबी सड़क पर हिंदू मुस्लिम आबादी दोनों के मोहल्ले हैं, जबकि चावड़ी बाज़ार अंततः जब जामा मस्जिद पर ख़त्म होता है तो उसके दाहिनी तरफ से कटने वाले तमाम रास्ते घनी मुस्लिम बस्तियों की तरफ ले जाते हैं और बाईं तरफ की सारी गलियां सघन हिंदू आबादियों की तरफ। इस इलाके का सबसे बड़ा अजूबा है शहर का सबसे पुराना लड़कियों का स्कूल, जो आज भी उसी तरह चल रहा है, जामा मस्जिद के साये में। चावड़ी बाज़ार से निकलकर बाएं हाथ चलते हुए सड़क कोने में स्थित इंद्रप्रस्थ हायर सेकेंडरी स्कूल पर ख़त्म होकर जामा मस्जिद की तरफ घूम जाती है। किसी ज़माने में यह दिल्ली के पढ़े लिखे संभ्रांत परिवारों की लड़कियों की लगभग निर्विकल्प शिक्षा संस्था थी। इसी स्कूल में प्रसिद्ध सरोद वादक शरण नारी बाकलीवाल मेरी सहपाठी थीं और प्रसिद्ध संस्कृत कर्मी विदुषी कपिला वात्स्यायन लगभग 4 वर्ष आगे थीं। हम लोगों के आगे पीछे भी न जाने कितनी नामी हस्तियों ने इसी संस्था से स्कूली शिक्षा पूरी की। स्कूल आज भी उसी विराट हवेली नुमा इमारत में चलता है, जिसका एक दरवाज़ा जामा मस्जिद की तरफ और पिछवाड़ा छिपीवाड़े में खुलता है। स्कूल में खेल का मैदान न तब था न अब है। अब क्या व्यवस्था है नहीं जानती। तब लड़कियों को लाइन लगाकर ठीक जामा मस्जिद के सामने से दरियागंज से पहले पर्दा बाग नाम के जनाने उद्यान में ले जाया जाता था। खास बात यह थी कि लड़कियों ने न कभी स्कूल के भीतर न इस पंक्तिबद्ध यात्रा के दौरान उस मुस्लिम बहुल इलाके में किसी तरह की दहशत या असुरक्षा महसूस की। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि बंटवारे से पहले इससे दिल्ली की जनता की गैर सांप्रदायिक और सौहार्दपूर्ण मानसिक बनावट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जामा मस्जिद की सीढ़ियों से लगी मांसाहारी खाने की तमाम दुकानें अपने विशेष खाद्य पदार्थों के लिए मशहूर थीं। तरह तरह के कबाब, बिरयानी, रुमाली रोटी, सेवइयाँ, जिनका लुत्फ़ गाहे बगाहे मांसाहार के शौकीन दूसरे धर्मों के लोग भी उठाते थे। निज़ामुद्दीन के मशहूर करीम के ढाबे नुमा रेस्तरां की बुनियाद यही पड़ी थी। मूल दुकान आज भी उर्दू बाज़ार के कोने पर मौजूद है। दरअसल दिल्ली के बाशिंदों की विविधता के अनुरूप दिल्ली का खान पान एक ऐसा व्यापक विषय है जो अलग चर्चा की अपेक्षा रखता है। उम्मीद है दिल्ली शहर दर शहर का ये सफ़र आपको बहुत मुतमईन कर रहा होगा। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप घूम पा रहे होंगे, दिल्ली समझ पा रहे होंगे। नहीं हैं तो आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो रही होगी दिल्ली घूमने, समझने, जानने की। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें।
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।